देश में सबसे पहले गठबंधन की राजनीति का जो उदय है उस पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, नौजवान, उनमें असंतोष होने लगा और 6-7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी, जो संवित सरकारें कहलाई, जो संवित सरकार बनी। तो मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति वहीं से शुरू हुई। वहीं से शुरू हुई और वहीं फिसल भी गई। जो नए पीढ़ी के लोग वो टेक ओवर कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, इनमें सबसे बेहतर भविष्य आप किन किन नेताओं को देखते हैं? क्या देश में गठबंधन की राजनीति देश के लिए नुकसानदायक रही है या देश के लिए फायदेमंद रही है? एक दौर चला है 70 के बाद, जब एमएसपी को लेकर के, समता मूल्य को लेकर के किसानों के सवाल प्रखरता पाए। एक वो पार्टियां, लेकिन लोकदल भी और जनता दल अब बुरी तरह से विभाजित हैं, लेकिन उनके सवाल मरने का नाम नहीं लिया। जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में बड़ा दोहरा रवैया है। बिहार में वो समर्थन करती है, केंद्र में चुप हो जाती है। तो जातीय जनगणना का सवाल क्या आपको लगता है कि मंडल 2 की शुरुआत है? ये 75 साल में हर इंसान को जानने का हक है कि किन वर्गों की अनदेखी हुई है और किन वर्गों का एम्पावरमेंट हुआ है। भारत भी इतना विकसित डेमोक्रेसी हो गया है कि अब 2 ही पार्टियां होनी चाहिए। छोटे दलों की ये सब ब्लैकमेलिंग करते हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करते हैं। ब्लैकमेल नहीं करते, अपनी हिस्सेदारी मांगते। बस अब आखिरी सवाल ये बताइए कि केंद्र सरकार पूरे 5 साल करेगी या बीच में ही कुछ जाति जनगणना जैसा मुद्दा या कोई? नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल के मेरे कार्यक्रम विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट खरी बात में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक बड़े वरिष्ठ और बड़े जाने माने राजनेता के साथ चर्चा करेंगे। देश की मौजूदा राजनीति, जो गठबंधन की राजनीति है, क्षेत्रीय दलों की राजनीति है, राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच द्वंद्व है, इन सारे मुद्दों पर कि देश की राजनीति की दिशा इस समय कहाँ है, क्या है, कैसी है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में देश के जाने माने नेता, समाजवादी पृष्ठभूमि के छात्र नेता भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी और मौजूदा समय में नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी सहयोगी श्री केसी त्यागी जी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में आप हैं और चूंकि चौधरी चरण सिंह से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक जो राजनीति का पूरा युग रहा है, ये अब चल रहा है, आप निरंतरता में उसके साक्षी भी रहे और उसमें सक्रिय भी रहे, तो इसलिए मुझे लगा आपसे बेहतर इन मुद्दों पर बात करने वाला शायद बहुत कम ही लोग बचे होंगे। दरअसल देश में इस वक्त गठबंधन सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। ठीक है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उस जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू और तमाम सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार चल रही है। देश में सबसे पहले गठबंधन की राजनीति का जो उदय है उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज़ादी के बाद जो फ्रीडम मूवमेंट की लीगेसी थी वो कांग्रेस के साथ रह गई थी और गांधी जी के बाद उस आंदोलन के सबसे शीर्ष पुरुष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वही पहले प्रधानमंत्री बने। करिश्मेटिक कैरेक्टर था कांग्रेस पार्टी का और उनके परिवार का निजी रिश्ता था। तो 52, 57, 62 300 प्लस के आसपास कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस पार्टी जो फ्रीडम मूवमेंट की थी उसमें बहुत सारे विचार सम्मिलित रहते थे। कम्युनिस्ट उसमें थे, नंबूदरी-पाद थे, गोपालन से उसमें थे, पीसी जोशी उसमें थे। जो सोशलिस्ट थे वो कांग्रेस के अंदर थे, डॉक्टर लोहिया थे, नरेंद्र देव थे, जेपी थे, अशोक मेहता थे, अरुणा शफली वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदू राष्ट्र के भी कई मानने वाले नेता उस मोमेंट में थे। स्वतंत्र पार्टी जिन लोगों ने बनाई, जो स्वतंत्र इकोनॉमी के पथ प्रदर्शक थे, वो इसके अंदर थे। लेकिन आज़ादी के आंदोलन समाप्त होने के बाद इसमें टूट फूट होनी शुरू हुई और सबसे पहली टूट फूट सोशलिस्टों की, कम्युनिस्टों की वैचारिक थी। वो गांधी जी पर भी लगातार दबाव डालते थे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कि आज़ादी मिलने के बाद क्या होगा। तो 48 में सबसे पहले मोह भंग हुआ सोशलिस्टों का। उनको लगा कि ब्रिटिश शासनकाल में और अब के शासनकाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए सबसे पहले वो अलग हुए। वो संविधान सभा में भी नहीं गए। वो संविधान सभा में 2 कारणों से नहीं गए। एक तो अडल्ट फ्रेंचाइज पे चुनी हुई नहीं थी
और दूसरा इसमें क्वीन की ओथ लेनी पड़ती। जी और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूँ, अगर समाजवादियों की लोहिया, जेपी, नरेंद्र देव, अशोक मेहता, इन सब लोगों की अगर संविधान सभा में साझेदारी हुई होती जी। तो डॉक्टर अंबेडकर के हाथ और मजबूत होते और प्रो पीपल और संविधान हमारा और बेहतर बेहतर होता। खैर, कम्युनिस्ट भी 42 के बाद अलग हो गए, और उस समय प्रजा परिषद करके जो अब जनसंघ है उसका स्वरूप जो है वहाँ से शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी और बलराज मधोक। जी खैर ये चलता रहा। मेरा कहने का मतलब ये था कि पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उसके रुतबे और जलवे में कमी आई। हालांकि पंडित नेहरू के रहते हुए भी 57 में कम्युनिस्टों की सरकार बन गई थी केरल में। जी अब जो 67 की जो विधान लोकसभा है उसका स्वरूप देखिए, उसमें स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल थे, तो नहीं दर्जा नहीं मिला था लेकिन सबसे बड़ी पार्टी। 44 जी जनसंघ मतलब 44 मतलब कांग्रेस की 43 आई थी 2014 में, तो उतने थे वो लोग। उतने ही थे। उसके बाद जनसंघ 30+, उसके बाद सोशलिस्ट अराउंड 30, उसके बाद पीएसपी कम्युनिस्ट, तो 300 के ऊपर का जो आंकड़ा था 300 से नीचे आ गया 67 में, और कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन जनता में जो असंतोष, आज़ादी के बाद के जो गेन्स और कंसोलिडेशन होने चाहिए थे वो चूँकि नहीं हो पा रहे थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, नौजवान, उनमें असंतोष होने लगा था। उसी को मूर्त रूप दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो उसने विधानसभा के लिए भी लोकसभा के लिए भी गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। और वैचारिक तौर पर वो जनसंघ से डिसएग्री करते थे, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय उसमें इनके सहयोगी साथी बने, और 6-7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी, जो संविधान सरकारें कहलाई। जो संविधान सरकार बनी। तो मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति वहीं से शुरू हुई, वहीं से शुरू हुई और वहीं फिसल भी गई। चूँकि इन सरकारों में जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी, चूँकि कांग्रेस विरोध किसी भी कार्यक्रम का, आंदोलन का एक सूत्री कार्यक्रम नहीं हो सकता। आर्थिक सामाजिक सवालों पर ये फ्रीडम मूवमेंट में भी थे। मैं एक रोचक किस्सा आपको बताऊं, बिहार में जेपी और राजेंद्र बाबू आमने सामने। राजेंद्र बाबू वकील भी हैं और जमींदारों के समर्थक भी हैं। जेपी कांग्रेसी भी हैं लेकिन लैंड रिफॉर्म के समर्थक है। वो तो उनका झुकाव तो मार्क्सवाद की तरफ था, मार्क्सवाद की तरफ था। और वो गांधी से शिकायत करते हैं राजेंद्र बाबू के एटीट्यूड की, कि आज़ादी तो किसानों और मजदूरों को चाहिए। चंपारण जब तक हो चुका था तो कांग्रेस भी उन सवालों पे स्पष्ट नहीं थी। ऐसे ही जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी है वो साल 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाई, और क्रेडिबिलिटी इन दलों की फिर कमज़ोर हो गई। उसी बीच में कांग्रेस का डिवीज़न होता है, उसी बीच में बांग्लादेश होता है, इंदिरा गांधी का आगमन होता है, और 300+ फिर इंदिरा गांधी हो जाती है, एमर्ज करती हैं वो। एमर्ज करती है। लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा सार्थक प्रयोग है संविधान राजनीति का, वो हुआ 77 में, जब जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनी। चुके जनता पार्टी के कई घटक दल अपनी आइडेंटिटी खोने को तैयार नहीं थे। इवन जॉर्ज फर्नांडिस तैयार नहीं थे, जनसंघ वाले तैयार नहीं थे, लेकिन जेपी चरण सिंह ये सबसे आगे थे कि पार्टी एक बननी चाहिए। 77 में इंदिरा जी की हार हुई, लेकिन मत प्रतिशत और उनकी पराजय के बाद संख्या वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाई। और जो सोशल उनका जन आधार था उसमें मुख्यतः अल्पसंख्यक, SC ST का बड़ा हिस्सा उनके साथ बना रहा। और जब जनता पार्टी के घटक दल कमल के फूल कहूँ या क्या कहूँ, खरबूजे की फाक की तरह से अलग अलग हो गए, तो इंदिरा जी फिर 1980 में, कमल के फूल कहेंगे तो थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ में खरबूजा कहो, खरबूजा ठीक है, तरबूज भी कह सकते नहीं खरबूजा ठीक, खरबूजा या संतरा, संतरे की फांक की तरह से अलग। इंदिरा जी 80 में फिर आई। एक चीज मानिए कि कांग्रेस पार्टी रही हो या आज बीजेपी हो, ये इन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि किसी एक दल के बस की इनको पराजित करना आसान नहीं था, जिसका नतीजा है 80 का। जी। और इंदिरा जी की मृत्यु के बाद देखिए जिंदा इंदिरा गांधी से ज़्यादा मजबूत मरी हुई इंदिरा गांधी साबित हुई।
जो 400 का आंकड़ा पार उतना मैंडेट तो आज तक किसी को नहीं मिला, नहीं मिला, नेहरू जी को भी नहीं मिला। नहीं मिला। अब जो कांग्रेस में जो पराभाव का या गिरावट का जो दौर है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं मानता हूँ, वो राजीव गांधी है, जहाँ कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं। हवा में आकर के इंदिरा जी की उस सहानुभूति वेव में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो प्रणब बाबू से दूरी बना करके। प्रणब बाबू ने अपने संस्मरण लिखा, खाली मैंने इतना सुझाव दिया है कि एक वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बना लिया। ये भी उनके मित्रों को बुरा लगा। वो तो उपराष्ट्रपति से भी शपथ दिलाने को तैयार थे, ज्ञानी जैन सिंह के इतने खिलाफ थे। इतनी गलतियां 84 और 89 के बीच में हुई हैं कि वो कांग्रेस आज तक भी नहीं उठ पाई। लेकिन फिर भी इतनी मजबूत कांग्रेस थी, और वीपी सिंह के बाहर आने के बाद और हरियाणा में देवीलाल की जीतने के बाद फिर गैर कांग्रेसवाद चला। और उसमें कमाल ये नेशनल फ्रंट बना, हाँ उसमें नहीं उसमें बना लेकिन उसमें लेफ्ट और बीजेपी साथ आए। नेशनल फ्रंट तो मोर्चा था और साथ में लेफ्ट और बीजेपी आए। उसकी भी मियाद लंबी नहीं हो पाई, चूंकि उसके घोषणा पत्र में इस तरह का प्रतिबद्धता नहीं थी कि आते ही मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू करेंगे। वो मंडल कमीशन का इतिहास भी तो आपको मालूम है कैसे लागू किया गया, क्या दबाव थे देवीलाल जी। लेकिन उसका जो भूत है वो आज सबके पीछे है। वो सबके पीछे है। वो तो देवीलाल जी की रैली हो रही थी वोट क्लब में, चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी और कांशीराम इस रैली में। तो उस रैली को फ्लॉप के चक्कर में जो है वो रातों रात मुलायम सिंह जी को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो आप तो सबके मैं तो 48 घंटे कंफ्यूजन में रहा जी कि मुलायम सिंह जी के साथ रहूं या जनता दल जो वीपी सिंह के नेतृत्व वाला, चूंकि वीपी सिंह जी से हमारा कोई सेंटिमेंट नहीं था। हमारा सोशलिस्टों से था, उसके नेता बड़े थे मुलायम सिंह। लेकिन वो भी विभाजन हो गया। लेकिन शरद जी इधर थे तो आपके साथ शरद जी, लालू जी और कई नेता, रामविलास जी, नीतीश जी, सब लोग। तो वो गठबंधन टूटा और फिर राजनीतिक शून्यता और राजनीतिक रिक्तता ऐसी हुई कि बीजेपी जो है पहली बार 52 से लेकर के 91 तक ये स्वरूप वैचारिक प्रखरता का, जिसे आप कट्टरता कहते हो, कभी नहीं था जैसे 91 में जी। जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, नाम मिटाओ बाबर का, तेल लगाओ डाबर का, ये नारे लगे थे जो कभी नहीं लगे। और गठबंधन की जो राजनीति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके दो आदर्श, एक ज्योति बसु और एक अटल बिहारी वाजपेयी। सीपीएम को कौन सीट मिलेंगी, सीपीआई को कौन मिलेंगी, आरएसपी को कौन मिलेगी, फॉरवर्ड लोग को कौन मिलेगी, किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये इतना सक्सेसफुल तो कभी हुआ नहीं। लेकिन उसमें एक चीज थी, लेफ्ट फ्रंट में वैचारिक आइडियोलॉजिकली लगभग एक ही पाले में लोग, मोर और लेस। अटल जी के साथ क्या था कि शंकर जी की बारात थी, उसमें मतलब जनता दल भी था, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे, उसमें शिवसेना भी थी, अकाली भी थे, मतलब हिंदुत्व वाले भी थे, मंडल वाले भी, कमंडल वाले भी। एक देखिए यूनाइटेड फ्रंट क्या होता है, जो ये भी मार्क्सवादी आंदोलन की ही देन है यूनाइटेड फ्रंट जी, माओ त्से-तुंग की खासकर। माओ त्से-तुंग से पहले सोवियत संघ का लीजिए आप, जॉर्जी दिमित्रोव मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट दी जी। जब हिटलर ने लगभग 7 करोड़ की कैजुअल्टी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई हैं, और हिटलर हो गया कि इसको कोई पराजय नहीं कर सकता, तब चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट, चर्चिल अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाँ स्टालिन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे शायद हाँ, ये इनको इकट्ठा बैठाने का काम भी उस जमाने में होता है। तब थ्योरी ऑफ, यानी कि एक को विरोधी मान के, शत्रु मान करके उसके खिलाफ जो भी हैं उनको एक साथ लाना। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ यूनाइटेड फ्रंट लेड बाय जॉर्जी दिमित्रोव। अच्छा, ये तो आपने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, लेकिन देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए का एक सफल प्रयोग हुआ। वो विचारों की प्रखरता को दबा के रखो, अपनी अपनी पार्टियों को, और लोकतंत्र तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना जिसमें सारे 3 विवादास्पद मुद्दे किनारे रखे गए, और उसके बाद सरकार, चुनाव तो बीच में तो हुए लेकिन कंटिन्यूटी में 6 साल चली। नहीं, अडवाणी जी इस कार्यक्रम के भी संयोजक थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के भी जी। तो सबसे ज़्यादा तारीफ तो अडवाणी जी की होनी चाहिए
जिन्होंने समन्वयवादी कार्य किया। नहीं, जौहर साहब की भी होनी चाहिए। और जौहर साहब की इसलिए होनी चाहिए कि किसी ज़माने में 1966 का मैं याद दिला दूं, जब कलकत्ता में सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन हो रहा था और डॉक्टर लोहिया गैर कांग्रेसवाद कह रहे थे, तो जॉर्ज सबसे पहले नेता थे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की जनसंघ के साथ नहीं बैठूंगा, और वो उसके संयोजक बने, जिसके नेतृत्व में बीजेपी थी। नहीं, तो उसके बाद फिर उसी से प्रेरणा लेके शायद मनमोहन सिंह की सरकार बनी और उसमें यूपीए बना, एनडीए के ही तर्ज पर आप कह सकते हैं, और वो भी चला 10 साल। इसमें उसमें एक फर्क है और जो आने वाले समय में बड़ा सवाल बनेगा। आप विद्वान व्याख्याकार भी हैं, मैं आपकी भी जानकारी मिला दूं। जो सोशलिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, और जो कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का जन आधार कांग्रेस से छीना। जी बिल्कुल। लोहियावादी समाजवादियों ने मुस्लिम छीने, अल्पसंख्यक, दलितों में डाका डाला, चीना जब्ती की, और बैकवर्ड का बड़ा हिस्सा, और उसी से कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस कमजोर हुई है 84-89 के बीच में। जी, उन्होंने पंजाब अकॉर्ड किया, मतलब जब सबसे मजबूत थी कांग्रेस, हाँ, तब सब कमजोर कमजोरी, उसे राजनीतिक गलतियां देखिए। राम जन्मभूमि का दरवाजा उन्होंने खोला, ताला उन्होंने खोला, सारे देश का मुसलमान खिलाफ हो गया। शाहबानो हुआ, दिस वे या दैट वे। पंजाब अकॉर्ड हुई, हरियाणा सारा खिलाफ हो गया। आसाम अकॉर्ड हुई, एजीपी की सरकार बन गई। और फिर बोफोर्स का मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता, उसमें कुछ ज़्यादा निकला नहीं, लेकिन मंडल कमीशन पर मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दूंगा आपको, किस नेता ने क्या बोला। तो बोली बीजेपी के खिलाफ, बोले खिलाफ राजीव गांधी भी। उन्होंने 3 बार पानी पिया है संसद के अंदर, जो है संसद के अंदर, नेता जातिवादी राजनीति के खिलाफ, जो आज भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गई। और ये दिन है, राज का दिन है, कांग्रेस संभल नहीं पा रही। और वो राजीव गांधी का भाषण बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे दल याद दिला देते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी कि आपके पिताजी ने ये कहा था। अच्छा, मैं अब थोड़ा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आता हूँ कि 2014 से इस देश में और 2024 तक एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और एक तरह से गठबंधन की राजनीति को लोग भूलने लगे थे, क्योंकि कहने के लिए एनडीए था उस समय भी, लेकिन वो सरकार बीजेपी की थी, मोदी सरकार कही जाती थी, और एनडीए की एक बैठक नहीं हुई, ना कोई संयोजक था एनडीए का, ना कोई अध्यक्ष था। ठीक है, अगर सहयोगी साथ में थे, पूरी तरह से बीजेपी का नियंत्रण था, जो मंत्रालय देना है दे दिया, सहयोगियों का खाली ये था कि साथ चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन 2024 में जो जनादेश आया, उसने एक बार फिर देश में गठबंधन की राजनीति को केंद्रीय स्तर पर फिर से क्या कहते हैं, फोरफ्रंट पे ला दिया। ऐसे में एक बहुत बड़ी बहस इस देश में ये शुरू हुई है कि गठबंधन की राजनीति से देश को बड़ा नुकसान होता है, और खास करके लोकसभा चुनाव में ये नारा जो है लगातार लगाया जाता था कि एक मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार का मतलब एक दल की बहुमत की सरकार, और ये सत्ता पक्ष ही लगता था खासकर। आप चूंकि गठबंधन की राजनीति के हिस्से भी रहे हैं, सक्रिय भी रहे हैं, तो क्या देश में गठबंधन की राजनीति देश के लिए नुकसानदायक रही है या देश के लिए फायदेमंद रही है? देखिए, मेन स्ट्रीम की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, ये नारा उनकी तरफ से लगता है। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों पार्टियों का जो नेशनलिज्म है और क्षेत्रीय पार्टियां को जो सब नेशनलिज्म है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। वो क्षेत्रीय सब नेशनलिज्म की पार्टियां उतनी ही राष्ट्रभक्त हैं जितनी दिल्ली वाली। इसकी भी शुरुआत जो है, एक तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक जो संरचना है, वो केंद्रीकृत नहीं, एक जैसी नहीं है। जैसे तमिल है, उनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, वो हिंदुत्व से भी अपने आप को अलग पाते हैं, अलग कल्चरल आइडेंटिटी। और उन्होंने सबसे पहले इस देश में गैर कांग्रेसवाद का भी, गैर ब्राह्मणवाद का भी, और SC/ST बैकवर्ड पॉलिटिक्स का भी सिंहनाद किया था करुणानिधि के भी नेतृत्व में जी, और उससे पहले पेरियार के भी नेतृत्व में, अन्नादुराई के नेतृत्व में। और वो आज भी जिंदा है। तो उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है ना, उसको बीजेपी समाप्त कर पा रही है, ना कांग्रेस। एक दूसरा वामपंथी आंदोलन हुआ, यद्यपि वो आज सिर्फ केरला तक सीमित है, लेकिन ज्योति बाबू जब तक रहे
वो भी जो बंगाल का भद्रलोक है उसके सबसे लाडले नेता। जी, और मैं ये कहूँ कि बंगाली जो नेशनलिज्म है, सब नेशनलिज्म है, बंगाली कल्चरल आइडेंटिटी आइडेंटिटी, उसके प्रतीक थे जी, और कभी भी वो कमजोर नहीं पड़े। फिर डॉक्टर लोहिया के प्लस अंबेडकर दोनों को जोड़ लो, उन्होंने जो एक सोशल जस्टिस की पार्टियों का, हालांकि उसमें टूट फूट बहुत हुई है। तीसरा एक है किसान राजनीति का जी, में पैदा होना, जिसमें चरण सिंह उसके सबसे बड़े लंबरदार हैं, देवीलाल हैं उसमें प्रकाश सिंह बादल हैं, एस.डी. देवेगौड़ा हैं, राजशेखर रेड्डी हैं, शरद पवार हैं, जो किसान हैं, मुलायम सिंह है सर। मुलायम सिंह जी हैं, इवन जाखड़ साहब हैं, इवन राजेश पायलट है, यानी कि नाथुराम मिर्धा। तो एक दौर चला है 70 के बाद, जब एमएसपी को लेकर के, समता मूल्य को लेकर के किसानों के सवाल प्रखरता पाए गए। एक वो पार्टियां, लेकिन लोकदल भी और जनता दल भी अब बुरी तरह से विभाजित हैं, लेकिन उनके सवाल मरने का नाम नहीं ले रहे। अब तो कांग्रेस पार्टी जब बोलती है उसका नेता, तो हम कई बार हमें होता है कि हमारी पार्टी का कोई नेता बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी है। जैसे राहुल गांधी जातीय जनगणना की भाई, बात जातीय जनगणना। दूसरा ये है कि आरक्षण को 9वीं सूची में डालो ताकि जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए, 50% से ज्यादा बढ़ाओ। उस दूसरा जो कैप 50% का लगा है, अब मुझको याद है कि सोशलिस्ट मूवमेंट में जब हम आए थे तब हमने इन नारों को कहना शुरू किया था, और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी और बीजेपी भी जी। आज जो अटल एरा है, उसके बाद जो इमरजेंसी है मोदी जी की, कई मामलों पे हमारी असहमति बनी रहती है, लेकिन बीजेपी को मंडल में बनाने में, जी, बीजेपी में सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रवेश कराने में, नहीं कमंडल में रहते हुए मंडल में बनाने में। हाँ हाँ करेक्ट, उस पर भी मैं आ जाऊँगा। उसमें इनकी बड़ी महती भूमिका है। वो जमाने जब चले गए, जब राम प्रकाश गुप्ता बनेंगे, कैलाशपति मिश्रा बनेंगे, हैं, बिल्कुल, या भैरव सिंह शेखावत बनेंगे, ये बाबूलाल गौर बने, या बाबूलाल गौड़ बनेंगे। अब ये दिन जो है शिवराज चौहानों के, वो एक जो यादव बने हैं, मोहन यादव के, और सैनी के दिन है। तो ये जो क्वालिटेटिव चेंज आया है जनसंघ में या बीजेपी में, उसके लिए भी मोदी की आप इस बात के लिए जरूर तारीफ करेंगे कि उसने अच्छा, वो समय की मांग भी है। आज कोई भी पार्टी सामाजिक न्याय, समता और समानता के नारे दिए बगैर पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए सबके एजेंडे बदले हुए। नहीं, वो तो मोदी जी खुद अपने आप को कहते हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं, और हैं भी भाई वो ओबीसी, तो वो भी एक अपने आप में बात है। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंडलीकरण काफ़ी हद तक किया है। लेकिन त्यागी जी, अब मंडल 2 का जमाना आ गया है। जैसे जातीय जनगणना का सवाल है, अब जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्होंने बिहार में जाति सर्वेक्षण करा के आंकड़े भी पेश कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में बड़ा दोहरा रवैया है। बिहार में वो समर्थन करती है, केंद्र में चुप हो जाती है, और कांग्रेस इस पर, राहुल गांधी सबसे ज़्यादा मुखर हैं। तो जातीय जनगणना का सवाल क्या आपको लगता है कि मंडल 2 की शुरुआत है? आप खान मार्केट से पहले एक रोड है, मान सिंह रोड जी, मैं कल वहाँ से गुजर रहा था, तो करीबन को 30-35 फीट का बोर्ड मुझे पहली बार देखने को मिला है, जहाँ लिखा हुआ है जनसंख्या आयोग। उसकी शुरुआत हो गई है। कोई भी देखिए, एक तो ये बीजेपी भी समझती है, कांग्रेस भी, हम तो खैर इसके वही 1931 में जनगणना हुई थी, तब भारतीय समाज जड़ता में, सामंतवाद में इतना जकड़ा हुआ था कि छोटी जाति का आदमी अपनी जात बताते हुए डरता था। इसलिए उन लोगों ने बड़े ऊंचे पैमाने पे शर्मा लिखना शुरू कर दिया, वर्मा लिखना शुरू कर दिया, और सिंह लिखना शुरू कर दिया। कुर्मियों ने अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय सभा बना ली। लोध राजपूत अपने आप को लोध राजपूत लिखने लगे, लोध जो बैकवर्ड है जी। अब जब 75 साल आज़ादी के हो गए तो गांधी जी ने भी कहा था कि ये भी पलट के देखो कि जो आखिरी आदमी उसकी ज़िंदगी में क्या है। तो अगर नई योजनाएं शुरू कर रहे हो, उनका सशक्तिकरण कर रहे हो, तो ये 75 साल में हर इंसान को जानने का हक है कि किन वर्गों की अनदेखी हुई है और किन वर्गों का एम्पावरमेंट हुआ।
इसलिए जनसंख्या समय की मांग है। नीतीश कुमार ने जो कराई है उसमें आपको ताज्जुब होगा 64% बैकवर्ड निकले जी। मंडल कमीशन के हिसाब से 53%। और सबके सशक्तिकरण के लिए बिहार में योजना भी बननी शुरू हो गई है। 2 लाख रुपए जो पिछड़ों की आर्टिजन्स ट्रेड हैं, दस्तकार ट्रेड बड़े ऊंचे पैमाने पर हैं, उनके लिए 2-2 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई है। एक दूसरा, आरक्षण का सवाल जब भी आता है, बहुत अदब और बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, अदालतों के रुख भी कई बार नकारात्मक रहे हैं। एक मांग ये भी चली थी जिसमें मेरे मित्र शरद यादव और रामविलास पासवान भी थे कि इन संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। जी, न्यायपालिका में आरक्षण की बात। न्यायपालिका में। लेकिन मैं इस पर अधिक ना कहते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए तो कम से कम इस समस्या का समाधान हो जाए। तीसरा, अगर आपने 10% का जो EWS का कोटा बढ़ाया है, हाँ। उसके बाद 60% तो अपने आप ही अपने आप हो गया, बिल्कुल। तो कैप को उसको खत्म करो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो काशीराम जी ने कहा था। और जो तमिलनाडु में हो रहा है वो भी समय की मांग है। तो आप तो पहले नारा लगा चुके हो कि पिछड़े पावे 100 में 60। और डॉक्टर लोहिया ने अरे आपसे मेरा मतलब समाजवादियों की बात कर रहा हूँ। तो जब पिछड़े पावे 100 में 60 तो उन्होंने एक चीज मैं जरूर आज कहना चाहता हूँ, मैं कर्पूरी ठाकुर का स्मरण किए बगैर ही प्रसंग बहस अधूरी है। उन्होंने 78 में जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होते हुए इसको पहली बार लागू किया था, आरक्षण में आरक्षण। और मुंगेरीलाल फार्मूला, मुंगेरीलाल कमीशन बनाया, उसमें 3% महिलाओं का था। देश की आज़ादी में पहली बार किसी समाजवादी नेता ने किया ये 3%। और 3% EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, और उसमें बड़ा हिस्सा अति पिछड़ों का। जी, MBC जो है, हाँ, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 जो उन्होंने किया, हाँ। तो वो आदर्श है। और अब भी केंद्र सरकार ने सामाजिक शक्तियों के प्रेशर को देखते हुए रुक्मणी कमीशन बैठाया, रोहिणी कमीशन जी। और उसके रिकमेंडेशंस के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। राजनाथ सिंह जी ने हुक्म सिंह कमेटी बनाई थी। उत्तर प्रदेश में बहुगुणा ने छेदीलाल साथी कमीशन बैठाया। तो अगला संघर्ष कोटा विद इन कोटा भी। कोटा विद इन कोटा तो अभी हरियाणा में इन्होंने SC में कर भी दिया है, कोटा विद इन कोटा। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट तो इसको मना कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया फैसला कि दलितों में भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए और क्रीमी लेयर होनी चाहिए, जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने बाकायदा बैठक करके कहा कि हम इससे सहमत नहीं है। खैर, ये भी एक है। लेकिन ये बताइए, जाति जनगणना का मुद्दा है, क्या इस पर जनता दल यूनाइटेड दबाव बनाएगा केंद्र सरकार पर? निरंतर हम अपनी बात कहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के आजकल कई आलोचक हो रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि ये पहला आदमी है जिसने कर्पूरी फॉर्मूले को वहाँ इम्प्लीमेंट किया। 4% का वहाँ पर जनसंख्या का रेट था, जिसको 2 पॉइंट कुछ कर दिया उसने, सिर्फ लड़कियों का एजुकेशन करा करके। आज कोई भी संस्था नहीं है बिहार की, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिनमें अति पिछड़ों का आरक्षण नहीं। वो तो। और अब उत्तर प्रदेश में जो हालत खराब हुई बीजेपी की, कोई कुछ भी उसकी समीक्षा करता रहे, उसमें मुलायम सिंह का बेटा अपने बाप से भी आगे निकल गया, जिसने 35 से ज़्यादा सीटें कभी नहीं आई थी समाजवादी पार्टी में। हाँ, मैं रहा हूँ, वो उस सीमा को भी उसने पार कर दिया। और कल्याण सिंह के हिंदुत्व से वो लड़ा मुलायम सिंह, और अब जो हिंदुत्व के सबसे बड़े वहाँ पर पैरोकार हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे लड़ करके जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं जितना मुलायम सिंह का कल्याण सिंह से। कल्याण सिंह की सवारी निकलती थी, लोग रेत को माथे के लगाते थे। हाँ, वो तो मैंने देखा है, वो दौर तो देखा है 6 दिसंबर 1992 के बाद। नहीं, मैं फिर आता हूँ अपने मूल सवाल पर कि जैसे एक बड़ी बहस है कि देश में 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और वो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन है, इंग्लैंड में लेबर और कंजर्वेटिव है। तो भारत भी इतना विकसित डेमोक्रेसी हो गया है कि अब 2 ही पार्टियां होनी चाहिए। छोटे छोटे दलों की ये सब ब्लैकमेलिंग करते हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, और जो कि कई बार देखने में भी आता है। तो क्यों न देश में 2 पार्टियां हों? आप इस पर नहीं, इसमें जो गरीब जनता है और जो क्षेत्रीय अस्मिता की पार्टियां हैं या समूह हैं या वर्ग समूह हैं,
ये उनके साथ जाती है। जो एस्पिरेशन है मासिस के, क्षेत्रीय भी, कल्चरल भी और सामाजिक भी, ये उस पर डाका है। जैसे मराठा नेतृत्व है, जी कई सवालों पर आप शिवसेना से एग्री कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये कि लड़के निकले सब कांग्रेस से, ये ध्यान रखना। जी और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, एक लड़ाई और कांग्रेस में, कांग्रेस के सहयोगी दलों में होनी है कि पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का असली हिमायती कांग्रेस है या मुलायम सिंह का बेटा है, या लालू का बेटा है, या शरद पवार है, या ममता बनर्जी है, या इंदिरा जी का बेटा पोता है। होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ना लड़ना, हरियाणा में एक भी सीट ना देना, ना देना, मध्य प्रदेश में ना देना, उसमें भी कह देना कि मुलायम अखिलेश 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 क्या चीज़ है। और आज मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, उसका बड़ा जन आधार बाबरी के डिमोलिशन के बाद अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में रहा है। मध्य प्रदेश में उसके विधायक रहे, हरियाणा में उसके विधायक रहे। तो समाजवादी पार्टी का जो रथ है वो कांग्रेस पार्टी रोक नहीं पाएगी, या तो सहयोग करेगी वरना बिखर जाएगा, दोनों का ही। ये आने वाले समय में ये भी बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहता हूँ, अब क्षेत्रीय दलों की जो बढ़त है, एक तो कोई उसको नहीं रोक सकता, नंबर 1। नंबर 2, ब्लैकमेल नहीं करते, अपनी हिस्सेदारी मांगते। उनको धन में भी बंटवारा चाहिए, उनको पदों में भी बंटवारा चाहिए। झारखंड के लोग क्या मांगते हैं? अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को बचाने के लिए, और जो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है उसके लिए मांगते हैं। बिहारी क्या मांगते हैं? देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, तो वो भी मांगते हैं कि उनको जो है और राज्यों के विकसित जैसा उनको बनाने के लिए धन सामग्री चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा तो बड़ी पुरानी मांग है, वो हमारी पुरानी मांग है, वो नहीं हो रहा है, तो उसके लायक कुछ हमें दीजिए। बंगाल का अलग है, और जो दक्षिण की तमिल पॉलिटिक्स है, मलयालम पॉलिटिक्स है, उनके भी पहचान के, तेलुगु के भी हाँ। हैं। तो जो एस्पिरेशंस, जो कौमें हैं, जो सब कास्ट हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको आप ना तो ब्लैकमेलर कह सकते हैं। वो इस देश की जो स्थापित पार्टियां हैं उनके जितना ही परिवर्तनवादी हैं और उनके जितनी ही राष्ट्रीय हैं। लेकिन अब तो क्षेत्रीय दलों की बजाय उससे नीचे भी आंचलिक दल बनने लगे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जमाने में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 2 ये दल थे जिनको क्षेत्रीय दल माना जा सकता था। अब तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, ये 2-2, 3-3, 4-4 जिलों ये में में बसपा की, और ऐसे ही नहीं, यही हाल बिहार में भी है। मुकेश साहनी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये में समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय की जो स्थापित पार्टी है उनके नेतृत्व की कमी मानता है। मुलायम सिंह यादव और काशीराम के टाइम पे क्यों नहीं बन पाई? तो उनको वो स्पेस नहीं दिया जो रोहिणी कमीशन की मांग है, जो कर्पूरी फॉर्मूले। तो यही बिहार में भी हुआ भाई, वहाँ भी मांझी जी की अलग पार्टी हो गई, तेजस्वी यादव की, इनकी चिराग पासवान की एक पार्टी हो गई, एक पार्टी मुकेश साहनी की हो गई, एक हो गई उपेंद्र कुशवाहा की हाँ, पार्टी। तो हम लोगों को उतना ब्रॉड बेस होना पड़ेगा। और तो ये दक्षिण में शुरू हो गया, रजनीकांत की उनकी क्या कहते वो हैं, ब्लैक मेलिंग के बजाय तेलुगु देशम के साथ जो अलायंस कर रहे हैं वो। नहीं, इसको आप ब्लैक मेलिंग मत कहिए। जो पवन कल्याण की पार्टी, जो छोटे छोटे उपवर्ग हैं वो भी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के लिए, मतलब क्षेत्रीय से आंचलिक मामला हो गया ये। नहीं हो गया, ये को मैं बुरा नहीं मानता। तो रुकेगा कहाँ ये? नहीं, कहीं भी ना रुके, लेकिन ये एंटी नेशनल नहीं है, ये ब्लैकमेलर नहीं है, ये पहचान के संकट है। आपने क्यों नहीं रामविलास जैसा एक भी नेता पैदा किया पिछले 60-70 सालों में? तो रामविलास और उसकी जो कौम है, उनके लोगों को लगता है दैट इसने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन काशीराम के टाइम पे क्यों सारे अति पिछड़े एक हो गए थे? मुलायम सिंह ने क्यों नहीं उस जमाने में ये हिस्सेदारी से किसी को मना नहीं किया? या करुणानिधि के टाइम तमिलनाडु में कोई दूसरी पार्टी नहीं बनी थी, कह सकते? हाँ, करुणानिधि के टाइम पे भी नहीं बनी। काशीराम जी का आपने जिक्र किया बार बार। काशीराम जी कहते थे कि एक मजबूत नहीं, एक मजबूर सरकार जो है वो बहुजन समाज के हित में है। आपकी क्या राय है? देखिए, काशीराम जी सामाजिक सरोकारों के बहुत बड़े वकील भी रहे हैं, व्याख्याकार भी रहे हैं। और जो मजबूत सरकार है सिर्फ वही वीकर सेक्शंस का या एस्पिरेशन समूहों का भला कर सकती हैं, ये आवश्यक और ज़रूरी नहीं। जो सरकार संयुक्त मोर्चे की, जिन्हें कमज़ोर सरकार कहते हैं,
उनके ज़माने में भी बहुत काम हुए और बहुत काम होते हैं। लिहाजा ये कंसेप्ट कि जितनी मजबूत सरकार होगी उतना जनता का भला होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे मजबूत सरकारों में तो इमरजेंसी लगी, मजबूत सरकार में नोटबंदी आई, ये तो मजबूत सरकारों के ही। और अगर सरकार संयुक्त मोर्चे की है, संयुक्त कार्यक्रम की है, तो मेरा मानना है किसी मजबूत सरकार से वो गरीब लोगों के लिए ज़्यादा व्यवहारिक सरकार है। बिल्कुल आपने अच्छा, एक अभी चंद्रबाबू नायडू जी का एक बयान आया है। वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में और खासकर दक्षिण राज्यों में अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए परिवारों को और उनको आबादी बढ़ानी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ देश के राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है कि आबादी का नियंत्रण किया जाए। WHO ने WFAO फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी चेतावनी है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है ये फूड क्राइसिस पैदा करेगी, पूरी दुनिया में स्टारवेशन हो जाएगा। अब भी है, कुपोषण की शिकार। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो कह रहे हैं बढ़ाओ। नहीं, मैं आप उसी पा रहा हूँ मैं, और देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री सब इस पर लगे हुए हैं। अब जो आने वाले समय में क्षेत्र का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अदल बदल होने वाला है, परिसीमन जो होने वाला है, परिसीमन में जनसंख्या को हमने आधार माना और बड़ा काम दक्षिण के राज्यों ने किया है कि उन्होंने जनसंख्या पर कंट्रोल किया है। तो उनके जो हक है उनकी हकमारी ना हो, उनका और तमिलनाडु वालों का, दोनों का ये कहना है। वो इसलिए है कि उनके सांसदों की संख्या कम हो, सिर्फ इस आधार पे कि उनके यहाँ बच्चे कम पैदा हुए हैं, या पॉपुलेशन कंट्रोल करके उन्होंने 1.7 किया है और यूपी बिहार वालों का 3% के आसपास है। अभी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनको कम मिला है पैसा। कम मिला है, इसलिए ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार जो असंतुलन की शिकार मानी जा रही हैं और जो आवाज उठा रही हैं, उनको बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि जो परिसीमन होने वाला है उसमें जनसंख्या के साथ साथ दूसरे आधार भी जोड़े जाएं, भौगोलिक आधार या आर्थिक समृद्धि वगैरह का? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जिनके सांसदों की संख्या है किसी की में कटौती ना हो, लेकिन जो बढ़ी हुई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें दक्षिण के राज्यों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वरना जो लड़ाई अब से 50 साल पहले ख़त्म हो गई थी साउथ वर्सेस नॉर्थ की, एक नया कॉन्ट्राडिक्शन भारतीय राजनीति में और पैदा हो जाएगा, जिसको संभालने में फिर कई साल लगे। अब इस बहस, इस बातचीत को समाप्त करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एक दो सवाल है। इस समय आप जिस पीढ़ी के हैं वो धीरे धीरे उस पीढ़ी के हाथ से अब राजनीति नई पीढ़ी के हाथ में आ रही है। नीतीश जी भी आप ही की पीढ़ी के हैं, लेकिन अब जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ये युवा नेता के रूप में है, एक प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी बना ली है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो गए, राष्ट्रीय कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। इस तरह जो नए पीढ़ी के लोग वो टेक ओवर कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। इनमें सबसे बेहतर भविष्य आप किन किन नेताओं को देखते हैं? जो अपने अनुभव के आधार पर बताइए, दलगत और उससे अलग हट करके, क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू एक जनता दल यू के नेता के नाते नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपका एक वरिष्ठ राजनेता के नाते। देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह जी रहे हों, लालू जी रहे हों, नीतीश कुमार जी रहे हों, पासवान जी रहे हों, शरद जी रहे हों, ओम प्रकाश चौटाला रहे हों, शरद कुमार जी रहे हों, ये अपने अपने राज्यों में अपने अपने सामाजिक समूहों के लिए लड़ते झगड़ते हुए इन पदों पर आए जी। इन्होंने तकलीफें भी सही थी। ये आज हमारे जो नए नेता हैं उनकी तरह से अभाव में भी नहीं रहे। मुझको पता है कि पेट्रोल के पैसे एक बार मुलायम सिंह जी गाजियाबाद से चले तो हमने डलवाए और गाजीपुर में रामकरण यादव ने डलवाए। ये लोग इतने संघर्ष करके आए हैं। मैं नई पीढ़ी के लोगों में और नई उत्साहित लोगों में निसंदेह में सबसे प्रखर जो है वो अपने पुराने नेता मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र हैं अखिलेश, उनमें काफ़ी संभावना देखता हूँ। उन्होंने जिस तरह से पीडीए का गठन किया है और वो अपने पिता की तरह से अपने जन आधार के प्रति उतने ही निगहबान हैं जितने मुलायम सिंह जी थे। याद करो, सोनिया जी की शपथ हो ही गई थी जी। अगर उस रात वो जॉर्ज फर्नांडीज के घर जा कर के न छिपे होते और किसी तरह से सुरजीत के हाथ अगर आ गए होते तो शपथ सोनिया जी की हो जाती। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए
सहयोग करने को तैयार थे, लेकिन अपने जो सामाजिक उनका ढांचा बना हुआ है उसमें किसी तरह की भी अतिक्रमण कोई करे उसके लिए मतलब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता मुलायम सिंह यादव ने रोका था, सिर्फ मुलायम सिंह यादव, हम तो साथ थे उनके उस समय। वरना तो बन गई थी नहीं, सुरजीत जो है सारी रात ढूंढते रहे, मुलायम सिंह है कहाँ। सुरजीत इत्तेफाक से उनके घर नहीं जा सकते थे, जौहर साहब के। हाँ, इसलिए खेला हो गया ही। लेकिन वो ये वही था, कांग्रेस पार्टी उस सामाजिक आधार पर डाका ना डाले, चोरी ना करे, अतिक्रमण ना करे जो उन्होंने कांग्रेस से ही छीना है। इस मामले में लालू जी के बेटे से ज़्यादा मुलायम सिंह का बेटा ज़्यादा प्रयत्नशील भी है और अलर्ट भी। अच्छा, और मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री के बनने का रास्ता किसने रोका था? हमारे दोनों मित्रों ने, लालू जी ने और शरद यादव जी ने। क्योंकि उस वक्त जो वो तो बनी गए लेकिन थे। शरद यादव जी ने मुझको ये बताया कि हम तीनों बंधुओं में, यादव बंधुओं में बैठ करके ये तय हो गया था कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रयास नहीं करेगा। और मैं शरद यादव के साथ लंबे समय से रहा हूँ, कोई वजह नहीं कि वो गलत कहें। उनको वामपंथी नेताओं पे उनका ज़्यादा असर था, इसलिए हो सकता है सुरजीत ने मास को जाने से पहले ये बात मुलायम सिंह जी से कह दी हो कि हम आपको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। कहा तो ये जाता है, जो मैंने सुना है अपने, कि जो बैठक में लालू प्रसाद यादव तो यहाँ तक आ गए थे कि जनता दल को तोड़ देंगे। और खुद मुलायम सिंह यादव ने एक बार ये बात मुझसे जब बातचीत में कही थी कि लालू ने मुझे नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री। अब एक शरद यादव जी का वर्जन है, एक मुलायम सिंह जी का वर्जन है, लेकिन उन्हीं बातचीत में कही थी। मैं मुझे अच्छा ही महसूस होता अगर मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनते। कम से कम चरण सिंह जी के बाद एक और किसान पुत्र, एक और किसान पुत्र और गरीब किसान पुत्र। एक बस सवाल और करके, किसान की जो बात आ गई है, किसान राजनीति और किसान आंदोलन, एक समय था कि जब राजनीतिक दल ही किसानों के सबसे बड़े रहनुमा होते थे, तमाम सारे किसान। बीच में बात काट रहा हूँ जी। चरण सिंह जी के नेतृत्व में जब हम लोक दल में थे और हम किसान संगठन बनाना चाहते थे, उन्होंने कहा किसी किसान संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी ही किसानों की है। हरियाणा में देवीलाल, वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल, वहाँ पे शरद पवार। तो एक जमाना ये था कि हम किसानों की पार्टी थे, इसलिए किसी वर्ग संगठन की आवश्यकता नहीं थी जैसी आज हो रही। यही मैं पूछ रहा था कि जो किसान राजनीति थी कहीं ना कहीं वो है तो कंप्रोमाइज हो गई या पीछे हट गई। क्या कारण है कि आज किसान संगठन जैसे ट्रेड यूनियन बनती थी वैसे किसान यूनियन बन गई और किसानों का ऐसे नेता हो गए जो कहते हैं अराजनीतिक। तो अराजनीतिक क्या होता है? किसानों की लड़ाई कभी चरण सिंह ने लड़ी, देवीलाल जी ने लड़ी, गुमाराम आर्या और दौलत राम सारण, नाथुराम मिर्धा और तमाम सारे राम, मतलब हर दल में देवगौड़ा, देवराज अरसी, सब किसानों के उससे आए थे। तो ये अलग अलग क्यों हो गई किसान आंदोलन और किसान राजनीति? देखिए, मुद्दे तो उनके अब भी मुंह बाए खड़े हैं। जी। चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे समता मूल्य का मुद्दा हो, चाहे कृषि के इस्तेमाल में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके दाम घटाने का मुद्दा हो, उनकी बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्टिजन्स ट्रेड के लोग जो किसानों से जुड़े हुए थे उनके धंधे चौपट हुए चाहे उनका मुद्दा हो, वो जस के तस है। एक तो चरण सिंह, देवीलाल और कुंभाराम और प्रकाश सिंह बादल जैसे सवालों को प्रखरता के साथ उठाने का नियम, उनके किसानों के सवाल और भी सवाल भी उनके उसमें आ गए। एक, किसानों की संख्या भी घटी जी, जो 80% थे अब वो 45, 50, 55। ये जो शहरीकरण भी तो हुआ है, शहरीकरण हुआ, लिहाजा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी लालच लोगों को है जिसे उपभोक्ता जी कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। तो वो प्रखरता नहीं है, लेकिन सवाल जस के तस। बस अब आखिरी सवाल ये बताइए कि केंद्र सरकार पूरे 5 साल करेगी या बीच में ही कुछ जाति जनगणना जैसा मुद्दा या कोई नहीं, ऐसा मुद्दा आ जाए कि आपको अपना रास्ता अलग लेना पड़े? नहीं, नीतीश कुमार और जनता दल यू इस सरकार की निरंतरता को कम नहीं करना चाहते हैं। ये सरकार 5 साल चले और हम चाहते हैं कि जो जनता से किए हुए वादे हैं हमारे भी और भाजपा के भी, उनको ईमानदारी से पूरा करते हैं। लेकिन चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो जो है इस तरह के जो सवाल आते हैं, तो आपकी पार्टी सबसे पहले उसमें देखिए ऐसा है कि ये कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए के अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री ने अभी ताज़ा अपने वक्तव्य में कहा है कि एनडीए की मीटिंगें लगातार होती रहनी चाहिए, लेकिन तो उसके लिए एक संयोजक हो। हाँ, लेकिन जो सिंड्रोम और जो परिस्थितियाँ अटल और जॉर्ज एरा में थी अब वो नहीं। यानी आप
मानते हैं कि एनडीए का भी उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अटल जी के ज़माने में वो था। बहुत आदर्श स्थिति है और एनडीए के घटक दलों में किसी तरह की फूट नहीं दिखाई देनी चाहिए, ताकि आप जैसे विद्वान पत्रकार भी ये सवाल ना कर सकें कि क्या इसकी उम्र कम हो सकती है। चलिए, धन्यवाद त्यागी जी, आपके साथ आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और हमारे सारे सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत सारी जानकारियां भी आपसे मिली। तो ये थे श्री केसी त्यागी जी, देश के जाने माने वरिष्ठ राजनेता। अगले हफ्ते अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।